मुजफ्फरनगर में हत्या के एक सनसनीखेज मामले में अदालत ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 4 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। मामला थाना भौराकला क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2019 में शेखर नाम के युवक की उधार के पैसे वापस मांगने पर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य वारदात ने उस समय पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रदीप, संदीप, सोनू और मुकेश के खिलाफ हत्या, मारपीट और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण के बाद पूरे मामले की गहन विवेचना की गई। थाना भौराकला पुलिस ने साक्ष्यों का मजबूत संकलन करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में पुलिस और अभियोजन टीम ने प्रभावी पैरवी की। सभी गवाहों को समय पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ मजबूत साक्ष्य पेश किए। माननीय एडीजे एफटीसी कोर्ट नंबर 3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने सभी पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी प्रदीप, संदीप, सोनू और मुकेश को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद पूरी हुई। वहीं आमजन ने मुजफ्फरनगर पुलिस की त्वरित कार्रवाई, मजबूत विवेचना और अभियोजन की सशक्त पैरवी की सराहना की। इस निर्णय से समाज में यह संदेश गया है कि जघन्य अपराध करने वालों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलती है। वर्ष 2019 में भौराकला के गांव खेड़ी सुलियान में एक शेखर नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के लोगों को नामजद किया गया था। इसमें साक्ष्य संकलन के बाद आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया और आज एफटी थर्ड माननीय न्यायालय के जो पीठासीन अधिकारी हैं श्री रवि दिवाकर जी, उनके द्वारा इस मामले में आज अपना निर्णय सुनाया गया है। कुल 4 अभियुक्तों को, जो एक ही परिवार के हैं, प्रदीप, संदीप, सोनू और श्रीमती मुकेश, इन सभी लोगों को फांसी की सजा से दंडित किया है। ये मामला बहुत सुर्खियों में रहा था और ये 2018 के बाद मुजफ्फरनगर जिले की फांसी की कुल चौथी सजा है, चौथा मामला जिन मामले में फांसी की सजा दी गई। तो अभियोजन में श्री कुलदीप कुमार जो हमारे एडीजीसी है, उनके द्वारा इस मामले में कुल 7 साक्षी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए और तमाम जो पुलिस प्रपत्र थे उनको न्यायालय के सामने साबित कराया। मजबूत पैरवी करते आज इस मामले को अपने अंजाम तक पहुंचाया है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे डीएम साहब, एसएसपी साहब लगातार इस तरह के मामले की मॉनिटरिंग करते रहते हैं और ये अभियान के लिए बहुत बड़ी सफलता है कि ऐसे अभियुक्तों को फांसी की सजा से आज हम दंडित कराने में सफल हुए। देखिए, शासन की मंशा है कि जो अपराधी तत्व हैं उनको ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सजा हो, इसमें तमाम अच्छी गवाही हो और परसू करके केस में जो है अच्छी से अच्छी जो है जो प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई होती है वो की जाती है। इसी परिदृश्य में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आज जनपद मुजफ्फरनगर में एफटीसी थर्ड कोर्ट से 4 लोगों को फांसी की सजा हुई है। मामला ये भौराकला थाने का है। 2019 में एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी, शेखर नाम था, इसमें 4 लोग इसमें इनको फांसी सजा हुई है। एक मुलजिम जो कि ऑलरेडी जेल में उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसमें प्रदीप, संदीप, सोनू और एक महिला सहित श्रीमती मुकेश, इनको भी फांसी की सजा सुनाई गई है। तथा ये खेड़ी सुठियान गांव है थाना भौराकला में 148, 148, 149, 336, 302 आईपीसी का मामला था 2019 का, जिसके तहत आज प्रोसिक्यूशन के अच्छी प्रोसिक्यूशन से, अच्छी गवाही से तथा अच्छी विवेचना से इसमें फांसी की सजा सुनाई गई है माननीय न्यायालय द्वारा, जिसके आधार पर अन्य विधिक कार्रवाई अग्रिम की जा रही है। मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल क्षेत्र के ग्राम कुटेसरा में बच्चों की आपसी कहासुनी ने अचानक बड़ा विवाद का रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते मारपीट के साथ जमकर पथराव शुरू हो गया। दोनों पक्षों के बीच हुए इस खूनी संघर्ष से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए। जानकारी के अनुसार प्रथम पक्ष अब्दुल पुत्र शमसाद और द्वितीय पक्ष अनस पुत्र उस्मान के बीच विवाद बढ़ा, जिसके बाद ईंटबाजी और मारपीट की घटना सामने आई। स्थिति बिगड़ने पर थाना चरथावल पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 4 लोगों को हिरासत में लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस सतर्क है और क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। आज चरथावल थाना क्षेत्र के कुटेसरा में 2 पड़ोसी परिवारों के बीच में आपस में कहासुनी होने के बाद ईंट एक दूसरे के घर और लोगों पर फेंका गया था
जिसके संबंध में तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मुजफ्फरनगर के रामलीला टिल्ला क्षेत्र में टूटी सड़क और अधूरे नाला निर्माण को लेकर जनता का गुस्सा खुलकर सामने आ गया। नाला निर्माण के दौरान मुख्य सड़क तोड़ दी गई, लेकिन दोबारा निर्माण न होने से स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। उड़ती धूल, गंदा पानी और बदबू के कारण क्षेत्र में बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। मंगलवार को वार्ड 12 के सभासद अर्जुन कुमार के नेतृत्व में रामलीला टिल्ला गेट पर सैकड़ों महिला और पुरुषों ने CNDS यूपी जल निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। क्षेत्रवासियों ने जिलाधिकारी को लिखित शिकायत भेजकर टूटी सड़क का तत्काल निर्माण, अधूरे नाले का कार्य पूरा कराने, सफाई अभियान चलाने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी गई है कि समय पर काम पूरा न हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कितनों का कर रहे हैं, हमें तो बहुत भारी काम हो रहा है, अंधे होने को तो तैयार हो रहे और हमारे घर में ही जाए इतने मोटे मोटे डरे रिक्शा के नीचे बन रही। हाँ, और जल्दी बननी चाहिए बिल्कुल। मेरा नाम ललिता चौधरी। हंगामा तो यह है कि ये हमारी सड़क जो है रामलीला टिल्ले वाली, ये हमारा मेन रास्ता है। धूल मिट्टी से अधिकतर सांस की बीमारी पैदा हो रही है और सड़क टूटने के कारण बड़ी दिक्कत हो रही है। सड़क ये नाले दबे थे, नाले खुदे थे, नाले खुद के वो बम्बे आधे टूटे पड़े हैं रास्तों में। कहीं कहीं भी पानी का जल भराव हो जाता है और अभी आगे बारिश का मौसम होने वाला है, सड़कों में गड्ढे ज़्यादातर हो गए हैं, टूटी पड़ी है सड़क। बीमारी बढ़ रही है, इससे बीमारी बढ़ रही है और गंदा पानी जो चलता है, धूल जो चल रही है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारी सड़क जल्दी से जल्दी हो और जो हमारे बुजुर्ग है, जो हमारे नौजवान साथी है, इनका निरीक्षण किया जाए। प्रदूषण विभाग जो है, सांस लेने में दिक्कत है, इनके लिए डॉक्टरी भी कराया जाए। सड़क हमारी जल्दी से जल्दी बनवाया जाए और अगर नहीं हमारी सड़क बनेगी तो हम ही 10 दिन के अंदर अंदर यहीं पे बैठ जाएंगे रोड जाम करके। मेरा नाम अर्जुन कुमार, मैं रामलीला टिल्ले सभासद हूँ। ये विरोध प्रदर्शन ना तो रोड जाम करने के विषय में है, ना किसी को परेशानी करने के विषय में है। ये रोड प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लोग बाग बीमार हो रहे हैं। पूरे दिन बराबर धूल चल रही है, धूल की वजह से यहाँ पर लोगों को अस्थमा हो रहा है, दमा की बीमारी हो रही है। काफ़ी बुजुर्ग लोगों को हमारे यहाँ पर दमे की बीमारी हो चुकी है। पिछले 4 महीने से इस धूल के सामने हम लोग अपनी प्रॉब्लम को फेस करके चल रहे हैं। इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार CNDS विभाग एवं साथ ही साथ में जो भी संस्था, जिस संस्था को ये कार्य दिया गया है, वो संस्था इसकी जिम्मेदार है। हमारा मेन मैसेज यही है, मेन हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो क्षेत्र की सड़कें हैं और जो हमारे वार्ड में पिछले 4 महीने से नाले का कार्य चल रहा है, उस नाले के कार्य को देखते हुए वो पहले हमारे यहाँ पे जो नाला था उसमें पानी भरने की वजह से सारे क्षेत्र में पानी भरता था। अब उन्होंने नाले में जगह जगह बंद लगा दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर गंदा पानी भर रहा है। गंदा पानी भरने की वजह से वहाँ मच्छर का उत्पादन हो रहा है, साथ ही साथ बच्चे छोटे छोटे बीमार पड़ रहे हैं। उस जो कचरा वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, वहाँ से पता नहीं किस किस प्रकार की गैस निकल रही है, जिस वजह से हम चाह रहे हैं कि हमारा जो नाले कार्य है वो जल्द से जल्द सुचारू रूप से शुरू होकर हमारा कार्य हो जाए, क्योंकि अभी की सिचुएशन बिल्कुल कछुए की गति के रूप हमारे यहाँ के कार्य चला रखा है। ये विरोध प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा, जब तक हमारे यहाँ की सड़क का कार्य नहीं निपटेगा और साथ ही साथ नाले का कार्य सुचारू रूप से शुरू नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वाराणसी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने काशी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ टेम्पल में बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। पीएम मोदी ने विधि विधान के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन और पूजन किए तथा देश की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। प्रधानमंत्री के मंदिर पहुंचने पर पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी इस दौरान मौजूद रहे। काशी विश्वनाथ धाम में पीएम मोदी की मौजूदगी से श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह दिखाई दिया। वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, ऐसे में उनका यह दौरा धार्मिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद उन्होंने अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच नवापारा से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने बैरकपुर के सरस्वती बालिका विद्यालय मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मतदान के बाद उन्होंने बिना हिंसा के चुनाव संपन्न होने की उम्मीद जताई और कहा कि यदि शांतिपूर्ण चुनाव होता है तो इसके लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। अर्जुन सिंह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि UCC पश्चिम बंगाल के लिए बेहद जरूरी है और इससे राज्य में समान कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी गंभीर आरोप लगाए।
अर्जुन सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी खुद दंगा और लूट जैसी घटनाओं को बढ़ावा देती हैं। उनके इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। ये तो शर्म की बात है हम लोगों के लिए कि बंगाल का इलेक्शन विदाउट वायलेंस कोई सोच ही नहीं सकता है। अगर विदाउट वायलेंस हुआ तो इलेक्शन कमीशन को तो धन्यवाद शाम को देना ही पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो फिर पता नहीं इलेक्शन कमीशन किस लेवल में इस लड़ाई को ये करना। देखिए, इम्पोर्टेंट तो इस राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है। ये समस्या है कि ये जो सरकार है इस किस लेवल में जाके इसको हटाया जाए, क्योंकि अब सरकार हटाने के बाद ये स्मूथली ये सब होगा। क्योंकि ममता बनर्जी सरकारी रूप से सरकारी नियम का विरोध करती हैं, संविधान का विरोध करती हैं, खुद दंगा करवाती हैं, खुद लूट करवाती हैं, खुद आगजनी करवाती हैं। तो ये सरकार से उसी लेवल में हमारी लड़ाई चलेगी। हरदोई, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुप्रतीक्षित गंगा एक्सप्रेसवे का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यह एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क परियोजना नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास की नई जीवन रेखा है। उन्होंने इसे मां गंगा का आशीर्वाद बताते हुए कहा कि जैसे मां गंगा सदियों से उत्तर प्रदेश और पूरे देश की संस्कृति, आस्था और जीवन का आधार रही हैं, उसी तरह यह गंगा एक्सप्रेसवे आधुनिक विकास की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से लोग कम समय में प्रयागराज के संगम तक पहुंच सकेंगे और काशी विश्वनाथ के दर्शन कर आसानी से वापस लौट सकेंगे। इससे न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सड़क, एक्सप्रेसवे और बेहतर कनेक्टिविटी किसी भी राज्य की प्रगति की सबसे मजबूत नींव होती है और गंगा एक्सप्रेसवे इसी दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस परियोजना से व्यापार, उद्योग, कृषि और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक जल्दी पहुंचाने में सुविधा मिलेगी और युवाओं के लिए नए रोजगार के द्वार खुलेंगे। उन्होंने इसे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बड़ा कदम बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब केवल परंपरा और आस्था का केंद्र नहीं बल्कि तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ता नया भारत भी है। गंगा एक्सप्रेसवे इस परिवर्तन का प्रतीक बनेगा और प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हरियाणा के पंचकूला के सेक्टर 7 में महिला आरक्षण बिल को लेकर आयोजित महिला आक्रोश मशाल यात्रा में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी शामिल हुए। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर अपने अधिकारों को लेकर आवाज बुलंद की और महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर विरोध दर्ज कराया। कार्यक्रम में मोहन लाल बडोली, राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया और पूर्व मेयर उपेंद्र कौर अहलूवालिया सहित कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने महिलाओं की भागीदारी को लोकतंत्र की मजबूती बताया और कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इस मशाल यात्रा के जरिए महिलाओं ने सरकार से अपने मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान देने की मांग की। देखिए, विपक्ष ने एक बहुत बड़ा महिलाओं के साथ खेल खेला। संसद में जब 33% का बिल दोबारा से अमेंडमेंट के लिए आया, उन्होंने पास नहीं होने दिया। इससे साफ पता चलता है कि महिलाओं के प्रति उनका क्या रवैया है। वो नहीं चाहते कि महिलाएं पार्लियामेंट या असेंबली का हिस्सा बने। वो नहीं चाहते कि महिलाएं लीडरशिप का हिस्सा बने। इसके प्रति पूरे भारत की महिलाओं में बहुत बड़ा रोष है। इसी कारण आज पंचकुला डिस्ट्रिक्ट की महिलाएं, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं। हजारों महिलाएं ये अपना रोष रजिस्टर कराने के लिए यहाँ पे आई हैं, जिसमें सीएम साहब भी अभी आने वाले हैं, इस रैली का हिस्सा बनने वाले हैं। बीजेपी के लिए कोई डू अड्डा नहीं। हम 70-75 साल से राजनीति कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े हैं। आज 21 राज्यों में हमारी सरकार है। माननीय मोदी जी को 3 बार लोगों ने चुना प्राइम मिनिस्टर। तो हमारी लड़ाई चलता रहता है। हमारी लड़ाई किसी एक चुनाव के लिए नहीं है, समाज परिवर्तन के लिए हम आए हैं। लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन हो, लोगों की और सामने परिवर्तन दिखे, विकास दिखे, इस प्रकार लड़ाई हम लड़ रहे हैं। एक प्रक्रिया है, यात्रा है हमारे लिए, वो हम लड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल लोग एकदम तैयार है वोटिंग करने के लिए, अपना अधिकार प्रयोग करने के लिए। इस बार देखिए, जहां 60% उसके नीचे वोटिंग होता था, 65% होता था कोलकाता आसपास में, वहां भी 85-90% तक पोलिंग पहुंच जाएगा। सेंट्रल फोर्स तो है ही है, वो तो हर बार होता है, लेकिन सेंट्रल फोर्स का जो और उपयोग हो रही यूज,
चुनाव कमीशन खुद देख रहे हैं। पहले से चुनाव कमीशन जिस प्रकार शक्ति दिखाया है उससे लोगों का मनोबल बढ़ा है। नहीं, बिल्कुल ठीक। बंगाल की स्थिति आज कश्मीर से बदतर है। कश्मीर सुधर गया, वहाँ कोई स्टोन पेंटिंग नहीं होता है, बमबारी नहीं होती, गोली नहीं चलता है, कोई वहाँ हमारा सेना को अपमान नहीं करता है। लेकिन बंगाल में वो स्थिति है। यहाँ जो सेंट्रल फोर्स आया उसको अटैक किया जा रहा है, पुलिस को अटैक किया जा रहा है, हमारे कैंडिडेट्स को अटैक किया जा रहा है। तो डराने का जो यहाँ सिलसिला चली है वो अभी भी जारी है। लेकिन चुनाव में, वोटिंग में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सामान्य जनता तैयार है परिवर्तन के लिए और अपना वोटिंग करने के लिए। वो बिल्कुल सुबह से जाकर लाइन में खड़े हैं और वोटिंग करेंगे।